नमस्कार दोस्तों, फैमिली फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। जब दौलत की भूख में आकर माँ का किया त्याग, तो ईश्वर न्याय कैसे करता है। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। आजकल के कुछ घरों को छोड़कर बाकी हर घर की यही सच्चाई है। थोड़ी कड़वी लग सकती है, मगर सच्चाई यही है। नियति का खेल। बड़ी डरी सहमी सी वह दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहां देखती जा रही थी। आशा भरी नजर से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वह किसी को ढूंढ रही है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई वह बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर चुप करके बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह वृद्ध औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, संतोष, संतोष। न जाने उसके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ती हुई हर एक डब्बे के पास जाकर आवाज लगाने लगी, संतोष, ओ बेटा संतोष। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा सा छा गया। वह वृद्ध औरत धीमे धीमे कदमों में वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर समोसे बेचता एक युवक उस बुढ़िया को काफी देर से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा जी। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नजर से देखा, फिर बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर बहुत ज्यादा दूर है क्या। फिर उस समोसे बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो। फिर उस बुढ़िया ने दाएं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उस तरफ टिकट काउंटर से टिकट लेने गया है, फिर अभी तक आया क्यों नहीं। वह युवक बोला, अम्मा जी टिकट काउंटर दाएं तरफ नहीं है, अपने बाएं तरफ देखिए, पास में ही टिकट काउंटर है। नहीं, मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है, यह कहकर वो मुझे यहाँ बिठाकर गया है। अब उस युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी बुढ़िया बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए होंगे, अब मैं क्या करूं। तभी समोसे वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी हैं तो आपको भूख लगी होगी, लीजिए माँ, यह खाना लीजिए। समोसे वाले ने अपना खाना उनके हाथ में थमा दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था, खाने के लिए मैं तो खा ही नहीं सका, शायद यह खाना आपके लिए ही लाया हूँ, लीजिए माँ जी, आपको भूख लगी होगी, आप खाना खा लीजिए। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से खाना लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है, आप एक बात बताओ, आप कौन से गांव से आई हो। मैं आपको टिकट ले देता हूँ, उस समोसे वाले लड़के ने पूछा। तो वह बुढ़िया औरत बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं आखिर ये बूढ़ी अम्मा है कौन, यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही है। आइए पहले इसको समझते हैं। इनका नाम रमा देवी है, जिनके 2 बेटे हैं, विशाल और संतोष। रमा देवी जी और उनके पति नीलेश ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था। अपना पेट काट काट कर और अपनी सारी ख्वाहिशों को मार कर पाई पाई जोड़कर अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी संभालता था और छोटा बेटा गुड़गांव की दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही रमा जी के पति की मृत्यु हो गई। रमा जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु वहां उनकी हालत एक काम वाली बाई की तरह थी, जो दिन भर घर का काम भी किया करती थी और बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी, लेकिन रमा जी फिर भी मन मारकर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब रमा जी रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे संतोष का फोन आया। बहुत समय बाद अपने बेटे का फोन देखकर रमा जी ने जल्दी से अपने हाथ पहुंचे और खुशी के मारे कांपते हुए हाथों से फोन लेते हुए बोली,
हेलो संतोष बेटा। तभी संतोष की आवाज आई। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहू काजल की तबीयत ठीक नहीं है। 4-5 दिनों से बुखार आ रहा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर रमा देवी जी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर संतोष बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप एक काम कीजिए ना, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास गुड़गांव में आ जाइए, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यह बात सुनते ही रमा जी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द गुड़गांव पहुंचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कुछ समय पहले ही रमा देवी जी के पति की मृत्यु हुई थी। उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नजर उनके पैसों पर थी। यह उनकी माँ से प्यार नहीं था, बल्कि सिर्फ दिखावा मात्र था। परंतु रमा जी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममतामयी माँ तो केवल अपने बेटे बहुओं की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है और बेचारा बेटा कैसे घर संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है। फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ, तो क्यों ना गुड़गांव ही चली जाऊं। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। और अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा विशाल घर पर आया कि रमा जी ने बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे गुड़गांव जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर विशाल चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब रमा जी ने कहा कि काजल बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत बीमार है, इसलिए संतोष ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे भी थोड़ा हौसला होगा और घर का काम भी संभाल लूंगी। यह बात सुनते ही विशाल गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं है आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपको बीमा के पैसे मिले हैं तब वह आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नज़र केवल हमारे पैसों पर है। फिर रमा जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, संतोष मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ठीक है माँ, मैं आपका गुड़गांव का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमे के पैसे आप मुझे देकर जाएंगे, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहाँ गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आपके पैसे ले लेगा। तब रमा जी बोली, इस समय में भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही है? वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो बीमे के पैसों में से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे निकालकर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए रमा जी ने कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे विशाल को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही विशाल और उनकी पत्नी की आंखों में पैसों वाली चमक आ गई। फिर क्या रहा, विशाल फिल्म स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को गुड़गांव भेजने के लिए टिकट खरीद ले आया, और अगले ही दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बिठा दिया। एक और तो रमा जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही है। गुड़गांव स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने संतोष उनकी राह देख रहा है। संतोष से मिलकर रमा जी तो उसकी बलाएं लेती जा रही थी, पर रमा जी की आंखों से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। संतोष अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर ले आए। घर पहुंचकर बहू से मिलते ही रमा जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, तेरी इतनी सेवा करूंगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। तभी उनकी बहू काजल बोली, लेकिन माँ जी, मुझे सेवा से ज्यादा दवाइयों की जरूरत है। फिर रमा जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली क्यों नहीं? तभी काजल बोली, माँ जी, दवाइयाँ कहाँ से लेते, आपके बेटे की कमाई जितनी है उतने में तो घर ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है। सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं मगर कोई ग्राहक ही नहीं होता। यह सुनकर रमा जी को बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे से बना काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तो देखना बुखार तो यूं गायब हो जाएगा।
रमा जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काटकर उन दोनों को खिलाया। अब जैसे ही रमा जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तब काजल ने संतोष से कहा, तुम्हारी माँ तो यह जहर जैसे काढ़े पिला पिला कर मुझे सच में बीमार कर देगी। अरे क्या करूं काजल, मैंने तो सोचा था कि माँ आएगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें देगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था। लेकिन माँ है कि अपने देसी नुस्खे अपनाना शुरू कर दिए। फिर काजल बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकालना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, कभी संतोष अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लेता तो कभी काजल किसी न किसी बहाने अपनी सास से पैसे मांग लेती। रमा जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की दुकान नहीं चल रही है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते और बहू पर काम का ज्यादा भार भी न पड़े, इसलिए इस उम्र में भी रमा जी जैसे तैसे रसोई का सारा काम निपटा दिया करती और पूरे घर की सफाई, बर्तन धोने जैसे भी काम करवा देती थी, जैसे कि उनकी शुरू से आदत थी। इस बात से काजल तो बहुत खुश थी कि चलो बैठे बैठे तुम्हें नौकरानी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। रमा जी दिन भर काम करती और बहू आराम करती। लेकिन एक दिन रमा जी का रसोई में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वह काम नहीं कर पा रही थी। सारा काम वापस काजल पर आ गया। ऊपर से जब संतोष ने उनसे कहा कि माँ, इस महीने खर्च ज्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसों में से कुछ पैसे चाहिए, तो रमा जी बोली, बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे? बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे? तेरे पिताजी के बीमा के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफी पैसा तेरे बड़े भाई विशाल ने ले लिया, और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वो तुमने ले लिया। मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट तक का पैसा नहीं है, मैंने सारे पैसे तुझे दे दिए, अब मेरे पास एक रुपया भी नहीं बचा। अपनी माँ की यह बात सुनकर संतोष एकाएक गुस्से में आ गया। माँ, तुमने सारा पैसा विशाल भैया को कैसे दे दिया? और क्या हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है? और कहती है वो सारा पैसा खत्म हो गया। उधर से काजल भी कहती है, क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? अब जब सारा पैसे अपने बड़े बेटे को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो। तब रमा जी बोली, तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो? पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती तुम पर यह बात सुनकर काजल बदतमीजी से बोली, ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमारा खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? फिर संतोष से कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती? भैया के पास वापस चली जाओ। अपने बेटे बहू के मुंह से यह बात सुनकर रमा जी की आंखें भर आई और वह कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वो तो तुम ऐसे भी मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। यह कहकर रमा जी रोने लगी। माँ जी, यह फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे अपना खर्च उठाया नहीं जाता, आपको कहाँ से बिठाकर खिलाएंगे? बहू ने कहा। तो संतोष ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप अपना सारा सामान पैक कर लीजिए, मैं कल आपको स्टेशन पर छोड़ आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बात सुनकर रमा जी अचंभित रह गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे विशाल को फोन किया और रोते रोते उसे सारी बात सुनाई। फिर विशाल बोला, माँ हमने आपको इतने साल रखा है, तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है, आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाए? अभी यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहिए। इतना कहकर विशाल ने फोन काट दिया। रमा जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
क्या यही दिन देखने के लिए अपने तीनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है? आखिर यह दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? रमा जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। जिस बेटे के मुंह में वह गाँव छोड़कर कानपुर आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वह बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब रमा जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। रमा जी के जागते ही संतोष बोला, चलिए माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़ आता हूँ। रमा अपने बेटे से कहती है, नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी बहू बोली, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं हो? क्यों यहाँ रहकर हमारा खर्चा बढ़ा रही हो? फिर रमा जी ने कहा, लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? विशाल ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया। इनसे कैसे मना कर सकते हैं? ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया? मैं भी देखता हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़ आता हूँ। इतना कहकर संतोष अपनी माँ रमा देवी को लेकर रेलवे स्टेशन पर ले गया और उसके बाद टिकट कराने का कहकर गायब हो गया। तब बूढ़ी माँ रमा देवी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही है और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई है। एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन इनके बेटे संतोष का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह समोसे वाला फिर से समोसे बेचने के लिए स्टेशन पर आ गया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वो बूढ़ी और माँ अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही असहाय पड़ी हुई है। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों और मजदूरों को भोजन देने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए। तो उस समोसे वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने रमा जी को भी खाना दिया। रमा जी ने भूख और तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन गंजे से खत्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर रमा जी ने अपना सारा हाल क्या सुनाया और कहते हुए रोने लगे, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरे बेटे मेरा यह हाल कर देंगे, लेकिन अब मैं किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के इस सदस्य की आंखें भर आई। तो वे लोग उन्हें एक वृद्ध आश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आश्रम में रह सकती हैं। तो रमा जी कहने लगी, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवाना है, लेकिन मैं उस नरक में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी दिन जैसे तैसे काट लूँगी। एनजीओ के सदस्य ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही हुई की पूरी दुनिया होती है, शायद इसीलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं? वही इसके कारण कुछ बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं, तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही घटना घटी 68 वर्ष की रमा देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद जिनके बेटों ने भी उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? न्यूज कवर करके और रमा जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। रमा जी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे। उनके पास वृद्ध आश्रम का संचालक आया और उन्हें कहने लगा कि आपके बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। रमा जी यह सुनकर बड़ी हैरान हो गए, साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार उनके बच्चों के मन में उनके प्रति प्यार इमड़ आया। परंतु जैसे ही वो बाहर आई, उन्होंने देखा कि 25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर रमा जी निराश होकर वापस जाने लगी, क्योंकि वह उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उनके पीछे से आवाज आई, रमा का की पहचाना नहीं अपने बेटे को? यह आवाज सुनकर उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि इस नाम से तो
उन्हें केवल राम ही पुकारा करता था। रमा देवी ने पीछे की ओर देखा और विस्मय भरी नजरों से उस लड़के की ओर देखने लगी और थोड़ी देर देखती ही रही। हाँ, यह तो राम ही है। उसे देखते ही रमा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कितना बड़ा हो गया है रे तू। 12 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राम एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर रमा जी और उनके पति ने उसे अपनी दूध की डेयरी में काम दे दिया था। तनख्वाह के साथ साथ इसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च भी उठाते थे। लेकिन जब रमा जी के बड़े बेटे विशाल ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो राम पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। रमा जी रोते रहे थे कि मेरा राम ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने उनकी एक बात तक नहीं सुनी। आज राम को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर रमा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी राम गिरा। अरे काकी, अपने राम को आपने पहचाना नहीं? इतना कहते हुए राम ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। तभी रमा जी ने इसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना ही बह निकली थी। तभी रानी की पत्नी भी रमा जी के पैर छूने लगी। यह आपकी बहू है काकी, राम ने यह कहा। तो रमा जी ने उन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी राम बोला, काकी, मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी तो मैं खुद को रोक न पाया। नियति भी कितना अजीब खेल खेलती है ना। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ हूँ, माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। काकी, मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती? मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूंगी। राम कहता है, काकी, बचपन में आपने जो प्यार और सहारा मुझे दिया था, उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ मैं? यह आपके एहसान ही थे मुझ पर कि मैं आज एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, और आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राम रमा जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन रमा जी आंखों में आंसू लिए जस की तस खड़ी रही। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप हमारे साथ चलेगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चों को दादी की छाया। फिर राम आंखों में आंसू लिए रमा जी के पैरों में गिर गया और बोला, काकी, इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस यह एक एहसान और कर दो, हमारे साथ चलने के लिए मना मत करो। राम और उसकी पत्नी को इस तरह अनुनय करते देख रमा जी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर वह खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज राम को अपनी माँ मिल गई और रमा जी को परिवार का साथ। यह रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। दोस्तों, माता पिता के भाग्य की यह कैसी विडंबना है। जिन बच्चों के लिए वे पूरा जीवन खपा देते हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर वह बच्चे उनकी परवरिश से हाथ कैसे खींच सकते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं है। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचकर माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे ही आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।